हमारे जीवन में खेल का बहुत महत्व है। खेल खेलने से हमारे शरीर में स्फूर्ति और ताजगी आती है। खेल से हमारा शरीर मजबूत और सुगठित बनता है। खेल खेलने से हमारा शारीरिक और मानसिक विकास होता है। खेल से शारीरिक विकास। खेल से हमारी शारीरिक स्थिति में सुधार आता है। जब हम फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, कबड्डी, बास्केटबॉल, गोल्फ जैसे कई खेल खेलते हैं तो हमारे शरीर की कसरत होती है। हमारी हड्डियों, मांसपेशियों और लिगामियों की मजबूती बढ़ती है। हम तंदुरुस्त और मजबूत बनते हैं। खेल से मानसिक विकास। शारीरिक विकास के साथ खेल से हमारा मानसिक विकास भी होता है।
शतरंज, कैरम बोर्ड, लूडो, सांप सीढ़ी जैसे खेलों से हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करने लगता है। हमारा संयम बढ़ता है। अनुशासन, नैतिक मूल्य, संघर्ष करने की क्षमता खेलों से बढ़ती है। खेल एक सामाजिक संगठन। खेल एक महान सामाजिक संगठन है। जब हम खेल खेलते हैं तो हम साथी खिलाड़ियों के साथ ग्रुप में संगठित होते हैं और टीम वर्क करते हैं। इससे हमारे सामाजिक और संगठनात्मक कौशल विकसित होते हैं। खेल हमारे नेतृत्व गुणों का विकास करते हैं। हमें संघर्ष के साथ सामर्थ्यपूर्ण व्यवहार करने का मौका देता है। उपसंहार। खेलों से हमारे अंदर सहयोग, आत्मविश्वास, अनुशासन, साहस, एकता आदि मानवीय गुणों का भी विकास होता है। खेल हमें सफल जीवन जीने में मदद करता है। हमें नियमित रूप से खेल खेलना चाहिए।
धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों ऐसे ही बेहतरीन निबंध के लिए हमारे लर्न दिस स्पीच को अवश्य सब्सक्राइब करें। पर्यावरण सभी जैविक और अजैविक घटकों से बना है। इसमें सभी चीजें हवा, पानी, जीव जंतु, पेड़, पौधे, मिट्टी, नदियां आदि शामिल है। पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पर्यावरण के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। यदि हम जीवित हैं, तो उसमें पर्यावरण का बहुत बड़ा योगदान है। पर्यावरण के कारण हमारी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे अन्न, पानी, हवा आदि पूरी होती है। एक अच्छा और स्वच्छ पर्यावरण हमें बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। मानव ने एक तरफ विज्ञान की मदद से प्रौद्योगिक विकास किया, तो दूसरी तरफ आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण भी किया। उद्योगों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण पैदा कर रहा है। जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण हो रहा है। जंगल कटाई के कारण मृदा प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है।
यह किसी गांव शहर की समस्या नहीं बल्कि विश्व की समस्या है। पर्यावरण संरक्षण के उपाय। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सहारा पर्यावरण है। इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। पर्यावरण बचाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। उद्योगों से निकलने वाले दूषित पदार्थों का सही तरह से निस्तारण करना होगा। पर्यावरण की साफ सफाई करनी होगी। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना होगा। पर्यावरण दिवस पर लोगों को जागरूक करना होगा। उपसंहार। पर्यावरण हमारे लिए अनमोल है। इसने हमें बहुत कुछ दिया है। पर्यावरण के कारण आज हम सांस लेते हैं। टॉपिक पर कोई भी निबंध हम लिखें, किसी भी टॉपिक पर लिखें, रूपरेखा हेडिंग हमें जरूर बनाना है। जी हाँ दोस्तों, रूपरेखा हेडिंग जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूपरेखा हेडिंग्स के अंतर्गत हम उस निबंध से रिलेटेड कुछ हेडिंग्स बनाएंगे कि हमें किन हेडिंग्स में निबंध को लिखना है, ठीक है ना। और इन हेडिंग्स में प्रस्तावना हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई भी टॉपिक पर निबंध लिखेंगे तो प्रस्तावना हेडिंग आपको जरूर लिखना है, ठीक है ना। पहली बात तो रूपरेखा हेडिंग रहेगी, उसके बाद यहाँ पर पहली हेडिंग प्रस्तावना जरूर रहेगी, ठीक है ना। उसके बाद आगे आने वाली हेडिंग्स को आप इससे रिलेटेड लिखेंगे और सबसे लास्ट हेडिंग जो रहेगी वो उपसंहार जरूर रहेगी, ठीक है ना। उपसंहार हमारी सबसे लास्ट हेडिंग रहेगी, ध्यान दीजिएगा। यानी कि पहला रूपरेखा, उसके बाद प्रस्तावना और बीच में हम उस टॉपिक से रिलेटेड हेडिंग्स लिखेंगे, अंतिम में हम उपसंहार हेडिंग डाल देंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर देखो, हमने सबसे पहले रूपरेखा लिखा, फिर प्रस्तावना लिखा, उसके बाद बेरोजगारी का अर्थ हेडिंग हमने डाल दिया, ठीक है ना। बेरोजगारी किस कारण से होती है, बेरोजगारी का कारण हेडिंग हमने डाल दिया। बेरोजगारी को रोकने के उपाय क्या हैं, ये हेडिंग हमने डाल दिया। और उपसंहार हेडिंग हमने सबसे लास्ट में डाल दिया, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, बेरोजगारी की समस्या से रिलेटेड हम सबसे पहले यहाँ पर प्रस्तावना में कुछ बातें लिखेंगे, ठीक है ना, कि हमारे भारत के लिए किस तरीके से एक अभिशाप के समान है, ठीक है ना। तो वो चीजें हम यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद इन हेडिंग्स में जाएंगे। तो इतना लिखने के बाद सबसे पहले अब हम यहाँ पर नंबर 1 पर प्रस्तावना हेडिंग डाल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको भी बना करके लिखना है, एक भी चीजें रटना नहीं है। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है, यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। देखिए कितना सिंपल मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। इससे एक और गरीबी, भूखमरी
तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। इसका मतलब ये है कि भैया बेरोजगारी की वजह से गरीबी भी आती है, भुखमरी भी आती है, तो दूसरी तरफ युवक लोगों में गुस्सा भी छाया हुआ है और उनका अनुशासन जो है वो भंग हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब बेरोजगारी आ जाती है तो भाई एक व्यक्ति जो है कम रेट पर काम करने लगता है ना। कोई व्यक्ति सोचता है कि जब तक पूरा रेट नहीं मिलेगा तब मैं काम नहीं करूंगा, और वहीं पर दूसरे कंपटीशन वाले क्या करते हैं, कम पैसे पर जाकर के काम कर देते हैं, तो उनका अनुशासन यहाँ पर भंग हो जाता है। यानी कि इससे एक और गरीबी तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। अब देखो भाई, जब बेरोजगारी की समस्या आ जाती है तो युवक अपने घर का खर्च चलाने में मजबूर हो जाता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, उसे कुछ भी करना पड़ता है भाई, घर का खर्च चलाने के लिए उसे चोरी भी करनी पड़ती है, डकैती भी करनी पड़ती है, हिंसा एवं आत्महत्या भी लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर लिखना है कि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। चाहे तो आप इसे और डिटेल में लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपका टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए मैं टाइम को देखते हुए बता रहा हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। इतने में आपका जो है पूरा अंक मिलेगा, ठीक है ना। बेरोजगारी का अर्थ अगली हेडिंग हम डाल देंगे। जैसे यहाँ पर देखें तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है बेरोजगारी का अर्थ, तो यहाँ पर हम अगली हेडिंग डाल देंगे बेरोजगारी का अर्थ, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, काले पेन से डालिएगा। जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति, यानी कि बेरोजगारी है क्या, उसका अर्थ यहाँ पर बताएंगे। जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो, यानी जो रेट चल रहा है, जैसे हम लोगों के यहाँ मिस्त्रियों का रेट चलता है 600 रुपए पर डे का, तो उस हिसाब से जो है प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो कोई योग्य मिस्त्री और उसे काम न मिले, कोई ऐसा ही व्यक्ति हो जो कम मतलब प्रचलित रेट पर तैयार हो पर उसे काम ना मिले, तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है, बेरोजगारी कहलाती है। जैसे अब आप लोग युवक अवस्था में जा रहे हैं और आपको काम ना मिले, चूंकि आप काम करने के योग्य हैं, तो वहां पर आपको बेरोजगार कहा जाएगा, ठीक है ना। बालक हो गए, जैसे यहाँ पर 11-12 साल के लड़के हो गए, ठीक है ना। वृद्ध हो गए, अक्षम हो गए, यानी जो रोगी वगैरह हैं, एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो काम करने के योग्य नहीं है। यानी जो व्यक्ति काम करने के योग्य नहीं है उनको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। बेरोजगार वो होगा जो काम करने के योग्य है पर उसको काम नहीं मिलता, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अगली हेडिंग डाल दिया है बेरोजगारी का कारण। यानी रूपरेखा में हमने जितनी हेडिंग्स बनाई थी बारी बारी से उसी को लिखेंगे और उसके अंदर हम चीजों को व्यक्त करेंगे, ठीक है ना। तो बेरोजगारी का कारण हेडिंग है, देखिए इसके अंदर हम क्या क्या लिखेंगे। बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है, ठीक है ना। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो गया, शिक्षा का अभाव हो गया, यानी इन चीजों की वजह से बेरोजगारी बढ़ती है। भाई जनता ज्यादा तेजी से बढ़ रही है तो लोगों को उतना रोजगार कहाँ उपलब्ध हो पाएगा, ठीक है ना। शिक्षा का अभाव मतलब लोग पढ़े लिखे नहीं है भैया, कोई किसी के 10 बच्चे हैं, किसी के 12 बच्चे हैं, किसी के 15 बच्चे हैं, तो ये पुराने जमाना के लोगों की वजह से सब हुआ है, ठीक है ना। तो वही चीज बता रहे हैं कि शिक्षा का अभाव हो गया, जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो गया, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग हो रहा है, ठीक है ना। अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण हो रहा है, यानी जैसे जेसीबी बनाई गई। भाई अगर जेसीबी नहीं बनती तो उस काम की जगह पर लोगों को यूज किया जाता। अब जैसे लोगों का काम वहां पर जेसीबी कर देती है तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, यानी दूसरे देशों से लोग हमारे देश में आकर के बस गए, ठीक है ना। मानसून की अनियमितता भी इसमें काफी ज्यादा काम निभाती है। श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन जो है, एवं सरकारी नौकरियों में कमी, सरकारी नौकरियां बहुत कम मिल रही हैं, इस वजह से जो है पढ़े लिखे लोगों में काफी ज्यादा बेरोजगारी फैल रही है। तो इतने कारण आपको बता देना है, काफी ज्यादा है इतने, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगली हेडिंग हम लिखेंगे बेरोजगारी को रोकने के उपाय। यह बेरोजगारी किस तरीके से रोकी जा सकती है उस पर हम अपने कुछ सुझाव देंगे। जैसे देखिए बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए। क्या क्या, जैसे देखो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए, परिवार नियोजन को विस्तारित करना चाहिए, परिवार नियोजन का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए, ठीक है ना। शिक्षा को विकसित करना चाहिए, कुटीर उद्योगों का विकास करना चाहिए, यानी प्रत्येक घर में अपना घर का धंधा स्वयं सब लोगों को सोचना चाहिए, ठीक है ना। देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना चाहिए, यानी देश में अनेक उद्योग धंधे खोले जाने चाहिए, ठीक है ना। कृषि के विकास के साथ साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को भी विकसित करना चाहिए। सड़कों का निर्माण हो गया, रेल परिवहन का विकास होगा तो इसमें लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है ना। पुल निर्माण, मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना इत्यादि, ठीक है ना। इन सब उपायों से हम क्या कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। अब देखो लास्ट जो हेडिंग रहेगी हमारी उपसंहार, इसमें हम क्या करेंगे, अपने सजेशन व्यक्त करेंगे, यानी बेरोजगारी की समस्या पर हमारे क्या सुझाव हैं, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति, सरकार के प्रति हम क्या सुझाव देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए।
एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं का छोटा धंधा शुरू करके लोगों को रोजगार देना चाहिए, ठीक है ना। तथा बहुत ही जरूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से मनुष्य की शोभा आभूषण पहनने से बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ जाती है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार, ठीक है। शब्द के आधार पर काव्य की शोभा बढ़े तो शब्दालंकार, और अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा बढ़े तो अर्थालंकार। अब देखिए, सबसे पहले हम शब्दालंकार को देखेंगे। इसके अंतर्गत जो मुख्य अलंकार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो पहला आता है अनुप्रास अलंकार। ध्यान से देखिए, जब एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है, शब्द की नहीं, एक वर्ड की आवृत्ति होती है, जैसे कुल कानन कुंडल मोर पखार उर्पे बनमाल विराजत है। अब इसमें आप देखिए, कुल में का आ रहा है, कानन में का आ रहा है, कुंडल में का आ रहा है। देखिए तीनों में का वर्ड की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए यमक अलंकार। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग हो, जैसे कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौराय जग या पाए बौराय। अब इसमें आप देखिए, कनक शब्द दो बार आया है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे का अर्थ क्या होता है, धतूरा। तो इस प्रकार के वाक्य आए तो वहां पे यमक अलंकार होता है, ठीक है। इसमें एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है यमक में, और अनुप्रास में एक ही वर्ड बार बार आता है, उसमें वर्ड इसमें शब्द, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए, क्लियर हो गया। श्लेष अलंकार देखते हैं। जहां एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हो, जैसे चरण धरत चिंता करत फिर चितवत चगोर सुवरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसमें देखिए, सुवरन को कवि व्यभिचारी चोर तीनों ढूंढ रहे हैं। तो सुवरन में जो है अर्थ छिपे, तीन तीन अर्थ छिपे हुए हैं। कैसे? जैसे कवि सुवरन अर्थात इसका मतलब अच्छे शब्द, कवि क्या ढूंढेगा, अच्छा शब्द। व्यभिचारी सुवरन इसका मतलब होता है अच्छा रूप रंग। चोर भी सुवरन अर्थात स्वर्ण ढूंढ रहा है। इस प्रकार से सुवरन के यहाँ तीन तीन अर्थ निकल के आ रहे हैं, ठीक है। कवि व्यभिचारी चोर अपने अपने तरीके से सुवरन का अर्थ निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार के जब वाक्य मिलेंगे जहां पे एक ही शब्द में कई अर्थ छिपे रहते हैं, तो वहां श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अगला अब हम देख लेते हैं अर्थालंकार। देखिए, शब्दालंकार में मुख्य मुख्य अलंकार हमने देख लिया। अब हम अर्थालंकार के जो प्रमुख अलंकार है उनको देखेंगे, बस जो एग्जाम में आते हैं। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और साथ में सा सी से सरिस जैसा तुल्य सम ऐसे शब्द आए, तब वहां आपका उपमा अलंकार होता है। यहाँ योजक की अनिवार्यता नहीं है, सा सी से ऐसे शब्द आ जाए तब भी उपमा अलंकार होता है, लेकिन ज्यादातर योजक इसके साथ में ही लगता है। जैसे मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, इसमें देखिए सा आ गया और सम आ गया, इसका मतलब ये क्या है, उपमा अलंकार हो गया। पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस शब्द आ गया तो आप उपमा अलंकार लगा दीजिए। इसी प्रकार से हरिपद कोमल कमल से आ गया, उपमा अलंकार लगा दीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम रूपक अलंकार देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह आता है लेकिन सा सी से तुल्य सम सरिस जैसा ये शब्द नहीं आते हैं, इसे ध्यान में रखना। रूपक अलंकार आप तभी पहचान पाएंगे जिसमें सिर्फ केवल योजक चिन्ह आए, उसमें सा सी से तुल्य ऐसे शब्द ना आए। जैसे सिर झुका तूने नियत की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात, योजक चिन्ह आ गया, आप रूपक अलंकार लगा दीजिए। चरण कमल बंदो हरे, योजक चिन्ह आ गया, रूपक अलंकार लगा दीजिए। सिर्फ योजक चिन्ह रहे, उसमें सा सी से ऐसे शब्द ना आए तो रूपक हो जाता है, ठीक है। और अगर सा सी से योजक के साथ आते हैं तब आपका उपमा हो जाता है। क्लियर हो गए दोनों। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। जब किसी भी वाक्य रचना में मानो आ जाए, मनु आ जाए, मनो आ जाए, मनहु आ जाए, जानो जनु जनम ज्यों ऐसे शब्द आए, तब आपका वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनुकापने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। देखिए मानो आ गया तब आप उत्प्रेक्षा लगा दीजिए। अगला देखिए, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आता परयो प्रभात। मनहु आ गया तब आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगा दीजिए, ठीक है। क्लियर हुआ। मानो आ जाए, मनु आ जाए, मनहु आ जाए, ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पे उत्प्रेक्षा होता है। चलिए एक क्लियर हो गया। अगला अब देख लेते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार है। जब किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग,
लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। अब आप इसमें देखिए, इसका अर्थ है कि हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी थी, लगन न पाई आग। आग लगने से पहले ही लंका शीघ्र जल गई, पूरी लंका जल गई और निशाचर भाग गए। तो ये बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है ना भाई, पहले हनुमान की पूंछ में आग लगेगी, तब लंका धीरे धीरे जलेगी, तब निशाचर भागेंगे। इसमें कह रहा है कि आग लगी ही नहीं थी, उसके पहले ही लंका जल गई। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है। क्लियर। भ्रांतिमान अलंकार, जहां पर भ्रम की स्थिति हो, जैसे वृंदावन विहरत फिरे राधा नंद किशोर, नीरद यामिन जाने संग डोले बोले मोर। अब आप इसमें देखिए, वृंदावन में क्या कर रहे हैं, राधा कृष्ण विहार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन रात में जो मोर है वो उन्हें मेघ समझने का भ्रम कर रहे हैं, मतलब उन्हें मेघ समझ रहे हैं और उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं और बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भ्रांति मान अलंकार हो जाता है। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार आपने महत्वपूर्ण अलंकार को देख लिया है। अब वीडियो को समाप्त करते हैं। इसके अलावा भी कुछ अलंकार बचते हैं, उनको हम किसी और वीडियो में देख लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचो, ठीक है। अब देखिए, प्रार्थना पत्र जो है किसके लिए, मतलब बता रहा हूँ, बीमारी के कारण। आपके एग्जाम में किसी भी चीज पर आ जाएगा अगर ना, तो आप कर ले जाएंगे 100%। ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हैं तो, ठीक है। अब इसमें देखिए, स्पष्ट समझ में आ रहा है किस पे कहा है लिखने के लिए, बीमारी पे। बीमार हूँ, प्रधानाचार्य यानी कि स्कूल में जाके हमारे ये लेटर दे देना, मतलब यही कहा गया है ना। इसमें समझा रहा हूँ आपको अच्छे से, ठीक है भाई। अब देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में। क्या लिखेंगे, सेवा में। राइटिंग बढ़िया रखना भाई, बस सेवा में बूंदी दे रखना, थोड़ा ऐसे कर देना, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, है ना। ऐसे करेंगे तो हो जाएगा सेवा में। फिर सेवा में के लिखे के बाद लिख देना माननीय, क्या लिखेंगे, माननीय प्रधानाचार्य। किसको दे रहा हूं, प्रधानाचार्य। जिसको देंगे यहीं पर लिखेंगे प्रधानाचार्य, माननीय प्रधानाचार्य महोदय। किसको देना है, प्रधानाचार्य महोदय को। जैसे आपके स्कूल का नाम है डीपीजी इंटर कॉलेज, है ना। जो भी आपके स्कूल का नाम रहेगा लिख देना, इंटर कॉलेज जो भी है। कॉलेज लिखने के बाद अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कहाँ पर है, जैसे सुल्तानपुर, सुल्तानपुर कहाँ पर, उत्तर प्रदेश। ऐसे लिख देना। इतना लिखने के बाद तुरंत आप लिखेंगे विषय, जो आपका मेन होता है, जिससे आपका नंबर मिलता है। अब इसको लिख देंगे ना, अब आपका नंबर निर्धारित हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो आप विषय चेक करता है। मैं बार बार बता रहा हूँ। तो विषय किस पे आप लिख रहे हो प्रार्थना पत्र, बीमारी पे। तो लिखोगे बीमारी के कारण, बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है। इतना लिखने के बाद विषय में क्या लिखेंगे, बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। इतना लिखने के बाद आप लिखना आप स्टार्ट करिएगा। यहाँ पर लिखिएगा महोदय। क्या लिखेंगे, महोदय। फिर यहाँ थोड़ा कामा लगाइए, फिर यहाँ से लिखिए सविनय निवेदन। देखिए, अब एक चीज पहले, बीमारी पे क्या चीज कहाँ से लिखेंगे, ये जो चीज लिखा है ना, दिख रहा है जो लिखा है इसमें, किसके दिया है, बीमारी के। अब गंदगी के लिए भी आ सकता है, तो यहाँ पर लिखिए गंदगी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ये सब में जोड़ देना, अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, बस लिखिए सविनय निवेदन यह है, सविनय निवेदन यह है कि आपके विद्यालय का कक्षा 12
12वीं का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन यह है कि आपके विद्यालय के कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। इतना लिखने के बाद फिर लिखिएगा, मुझे आज से बहुत तेज क्या हुआ है? बहुत तेज बुखार हुआ है। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बहुत तेज बुखार हुआ है। इतना किस पे लिख रहे हो? बुखार पर ही लिख रहे हो ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बुखार हुआ है। फिर यहाँ से लिखिए अस्पताल के डॉक्टर ने डेंगू का ज्वर बताया है। डेंगू का ज्वर बताया है। समझ में आया? यहाँ तक लिख देंगे कि डॉक्टर ने क्या बताया है? डेंगू का ज्वर बताया है। इसलिए या तो ऐसे लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद लिख दीजिए 10 दिनों तक पूर्णतः विश्राम करने, यानी कि आराम करने, ठीक है, विश्राम करने का सलाह दिया है, यानी कि आराम करने का सलाह दिया है डॉक्टर ने। इतना तो लिख देंगे। अतः यहां से लिखिए फिर, अतः आपसे, बस लास्ट चल रहा हूं, अतः आपसे विनम्र निवेदन है, ऐसे भी कह सकते हैं, या तो आपसे निवेदन है ऐसे भी कह सकते हैं ना। आपसे निवेदन यह है, या तो निवेदन यह है कि मुझे मंगलवार या बुधवार, जो भी आपको कहना चाहे, मंगलवार से शनिवार 10 दिन जोड़ लेना, मंगलवार से शनिवार तक अवकाश प्रदान करें। ठीक है, इतना लिख देंगे ना। है आसान की नहीं है? कुछ नहीं कठिन भाई है, बस सिर्फ ध्यान रखना है। क्या लिखा हूँ? सबने निवेदन यह है कि आपके विद्यालय का कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मुझे आज से बहुत तेज बुखार हुआ। अस्पताल के डॉक्टर ने मुझे डेंगू का ज्वर बताया। वो डॉक्टर ने बोल दिया कि सब विश्राम करो, आराम करो, तो इसलिए मुझे आप छुट्टी दे दो। बस यही तो कहना था, बस। फिर लिख देना आपका आज्ञाकारी शिष्य, इस साइड आपका आज्ञाकारी, चाहे आज्ञा मानो चाहे न मानो, आज्ञाकारी शिष्य लिख दो। लेकिन आज्ञाकारी शिष्य, तो भैया अपना नाम कतई मत लिखना। नाम नहीं लिखा जाता तो आप लिख देना XYZ या ABCD या तो काखा गाघा। ठीक है, यहाँ हो गया जाएगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर लिख देना दिनांक, चाहे दिनांक लिखना चाहे मत लिखना। लिखने के बाद यहाँ डेट आज का लिख दो। बस सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। मुझे लगता है कि आप सबको जरूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज यार लाइक करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक चीज, आप सबको अब किस चीज पे वीडियो चाहिए? वैसे तो मैं आज के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा जो आप एक नैनो सेकंड में टिक ना कर पाए। तो याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी ट्रिक्स को आपके माइंड में सेट करूंगा और कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा तो 1 सेकंड नहीं लगेगा कि आप आंसर क्लिक कर जाओगे। तो चलिए कंसंट्रेशन के साथ एक पेन एक कॉपी उठाकर कुछ 5 ट्रिक को नोट कर लीजिएगा जो केवल मात्राओं पर आधारित होंगी। ठीक है ना? केवल मात्राओं पर, और दुनिया का कोई भी शब्द आ जाए तो भैया एक बार में लॉक करना, आंसर 100% सही हो जाएगा। हर बहन हर भाई के लिए यहाँ पर बताना चाहेंगे कि पहली परिभाषा से ही एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है? समास और संधि में, दोनों में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। देखिएगा, संधि किसे कहते हैं? तो 2 वर्णों के परस्पर मेल से। इस वर्ण को हमेशा याद रखना। और जब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये बताइएगा कि समास किसे कहते हैं, तो समास में लिखा होगा कि शब्दों के मेल से। जब शब्द की बात हो तो समास, जब वर्ण की बात हो तो संधि। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में कि ये बताइएगा कि वर्णों के परस्पर मेल से
परिवर्तन होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? परिवर्तन होने वाले शब्दों को हम संधि कहेंगे। याद रखना, जब वर्णों के परस्पर मेल से हो तो संधि, जब शब्दों के परस्पर मेल से हो तो समास। पहला क्वेश्चन ये याद रखना है, ये गलत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रिक पर। ट्रिक से पहले 3 चीजें हमें हमेशा याद रखनी है कि संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है मुख्यतः, देखा जाए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग को हम क्या कहते हैं? यही 3 प्रकार हैं जो हमें पढ़ने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? क्वेश्चंस स्वर संधि से बनते हैं, सबसे ज्यादा बनते हैं, दूसरे नंबर पर व्यंजन और तीसरे नंबर पर विसर्ग। तो चलिए जानते हैं कि स्वर संधि को किस तरीके से हम ट्रिक के माध्यम से अपने दिमाग में सेट करें जो कभी गलत ना हो। तो स्वर संधि को पढ़ने से पहले ये जानना पड़ेगा कि अगर संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तो स्वर संधि को जब पढ़ेंगे तो उसके भी कुछ प्रकार होते हैं जो ट्रिक के माध्यम से हमें पढ़ना पड़ेगा। समझिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है कि ये बताइएगा कि महोर्मी में कौन सी संधि है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसी हम एक ट्रिक बताने वाले हैं जो केवल मात्राओं को देखकर आप चीजें आसानी तरीके से क्लिक कर पाएंगे। जैसे आप स्वर संधि को पढ़ेंगे तो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं ये हमें जान आना जरूरी है। तो स्वर संधि को पढ़ने से पहले उसके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो आइए जानते हैं कि भाई स्वर संधि का पहला जो पार्ट है वो है दीर्घ संधि, दूसरा जो पार्ट है वो है वृद्धि संधि, और तीसरा पार्ट है वो है गुण संधि, चौथा पार्ट है यड़ संधि और 5वां पार्ट है अयादि संधि। ठीक है ना? तो यानी हम कह सकते हैं कि स्वर संधि के भी पार्ट होते हैं, 5 पार्टों में बटी हुई है, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़ और अयादि। यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। एक आपको शब्द दे देता है और कहता है 4 ऑप्शन देकर कि इसमें कौन सी संधि है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं दीर्घ संधि को हम किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से अपने दिमाग में बैठाएं। यहाँ पर देखिएगा कि जब किसी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा, यानी बड़ी मात्रा का मतलब है कि बड़ा आ का डंडा या बड़ा आ का, हम कह सकते हैं, आपको यहाँ पर ऑप्शंस में दिख जाएगा। जैसे अभी हम एग्जांपल कराएंगे ना तो आपको तुरंत पूरी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा 1 नैनो सेकेंड में। बड़ी ई की मात्रा, बड़ा उ का मात्रा, तो हम ये कह सकते हैं ये 3 शब्द आपको, 3 वर्ण आपको याद रखने हैं। इन 3 वर्णों पर ही ये पूरी संधि दीर्घ संधि है। इनकी मात्रा अगर दिख जाए कोई भी शब्द में और कोई भी दुनिया का शब्द दिया हो तो उस शब्द में, हर शब्द में दीर्घ संधि होगी। ठीक है? मात्रा कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए, चाहे वो आ की मात्रा हो, चाहे ई की मात्रा हो, चाहे ऊ की मात्रा हो। अब ट्रिक में आपको लिखना कैसे है? एक तो ये वाली परिभाषा लिख लेना है ट्रिक में, और ट्रिक के आगे ये भी लिख लेना है। आगे क्या लिखना है यहाँ पर बता रहा हूँ, इससे आप परेशान ना हो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप समझिएगा किस तरीके से हम एग्जाम में अपने क्वेश्चन को 100% सही कर सकते हैं। ट्रिक के आगे आप दूसरा स्टार बना के आप लिखिएगा कि बीच वाले अक्षर में, क्या बीच वाले अक्षर में ये सभी बड़ी मात्रा होनी चाहिए, चाहे आ की, चाहे ई की, चाहे ओ की। जैसे आपको एक बार यहाँ पर हम प्रयोग करके दिखाते हैं। विद्याभ्यास एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ, कल को क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विद्याभ्यास में कौन सी संधि है, तो बीच वाला अक्षर हमारा कौन सा है? ये देखो बीच वाला अक्षर है। यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर बड़ा आ का डंडा है, तो मैं कह सकता हूँ कि संधि की बात करें, मुझे बीच वाला अक्षर देखना है और तुरंत मुझे संधि के ऑप्शन में दीर्घ मार देना है। गिरीश में कौन सी संधि है अगर पूछा जाए, तो गिरीश में आप रा के ऊपर देखिए बीच वाले अक्षर में बड़ी की मात्रा है या बड़ा का डंडा है या बड़े ऊ की मात्रा है, तो आप कहोगे सर 3 में से एक है, यानी बड़ी ई की मात्रा है, तो संधि कौन सी हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। बधोत्सव की बात करें तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि बधोत्सव में कौन सी डंडा है, तो हम ये कहेंगे कि बड़ी ऊ की मात्रा है, तो तुरंत आपका आंसर बीच वाले में बड़ा आ का डंडा, बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा है, तो तुरंत संधियों में दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है? केवल हमें बीच वाले अक्षर पर फोकस करना है। बोले दीर्घ संधि में और उदाहरण ले लो भाई, योजना अवधि। कल को क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि योजना अवधि में कौन सी संधि है। हर बच्चा जानता है स्वर, लेकिन क्वेश्चन में आ जाता है स्वर में कौन सी है, गुण है, अयादि है, दीर्घ है या वृद्धि है। तो वहां पर बड़ा आ का डंडा अगर आ रहा है तो मैं कहूंगा कि आ धन आ बराबर बड़ा आ का डंडा, चाहे आप ऐसे कर लो, चाहे आप ट्रिक के माध्यम से कर लो कि भैया बीच वाले अक्षर में अगर बड़ा है, बड़ा का मतलब क्या होता है यार, ट्रिक ये भी लिख लो, बड़ा का मतलब होता है दीर्घ, और दीर्घ का मतलब है संधि हो जाएगी दीर्घ। ठीक है ना? स्वाधीन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं स्वाधीन में देखो। ठीक है ना? अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई सर्वाधिक में, तो सर्वाधिक में आप देख लो, अंडाकार में आप देख लो,
अल्पायु में देख लो आप, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि मात्राओं को देखा जाए तो बड़ा आ का डंडा, बड़ी ई की मात्रा और बड़ा उ की मात्रा है, तो वहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं गुण संधि, जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल क्वेश्चन। गुण संधि एग्जाम में कैसे पूछी जा रही है? गुण संधि में केवल आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या लिखनी है कि जब किसी शब्द के बीच में छोटी ए का मतलब ये वाली, ठीक है ना, छोटी ए ये वाली, या आप कह सकते हो ओ का मतलब क्या है? ये वाला। छोटी ए का मतलब क्या है? छोटी ए का मतलब ये वाला। और छोटा ओ का मतलब क्या है? एक तो बड़ा ओ ऐसे हो जाता है, और एक जो है आपका क्या हो जाता है? ओ हो जाता है छोटा। तो आप ये कह सकते हो कि अगर इस डंडे के ऊपर ये मात्रा है और अर आ रहा है, ऋषि आ रहा है, तो वहां पर दुनिया के हर शब्द में गुण संधि होगी। जैसे इस री को पहले बाद में हम देखेंगे। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में अगर कल को आ जाए कि ये बताओ कि राकेश में कौन सी संधि है, तो आप यार याद रखो कि इस डंडे की बात कर रहा है, इस डंडे के ऊपर एक मात्रा अगर है तो दुनिया की गुण संधि होगी। आप ट्रिक में कैसे लिखोगे कि आपको ट्रिक में ऐसे लिखना है कि अगर मात्रा ए की है, छोटे ए की, और या ओ की है, यानी इस डंडे के ऊपर ये मात्रा आपको दिखनी चाहिए। जैसे सुरेंद्र में कौन सी संधि है, तो सुरेंद्र में आपको इस सुरेंद्र से मतलब नहीं है, इस मात्रा से मतलब है। अगर एक मात्रा आ रही है तो तुरंत आप आंसर लगाइएगा गुण संधि, ठीक है। गणेश में कौन सी संधि है? इस गणेश से मतलब नहीं है, इस मात्रा को देखिएगा, अगर डंडे के ऊपर एक मात्रा है तो तुरंत आप गुण संधि लगाइएगा। हमें सूर्योदय में देखिएगा, सूर्योदय में हमें इस सूर्योदय से मतलब नहीं है, हमें तो इस मात्रा को देखना है, अगर एक मात्रा है तो गुण संधि लगानी है। हमें यहाँ पर महोत्सव में देखना है, महोत्सव मुझे ए और ओ से मतलब नहीं है, हमें मात्रा इस डंडे के ऊपर देखना है कि इस डंडे के ऊपर मात्रा एक है तो गुण संधि होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर महोत्सव हुआ, यहाँ पर यथेष्ट हुआ। इस मात्रा की बात करें तो यहाँ पर क्या है? महेश्वर। देखिए महेश्वर में क्या है? महेश्वर में भी आपकी एक मात्रा दी गई है, हा के ऊपर। जलोर में एक मात्रा दी गई है, महोर्जा में एक मात्रा दी गई है। अब बात करते हैं ये वाले दो क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन यहाँ पर और समझाने की बात है कि अगर ब्रह्मर्षि आ जाए, महर्षि आ जाए, ठीक है ना, कुछ भी आ जाए, ऋषि वाले वर्ड अगर आ जाए तो वो भी वहां पर आपको गुण संधि लगानी होगी। ये भी क्वेश्चन में हमेशा याद रखना। तो तीन कॉन्सेप्ट ये वाले हैं, तीन मात्राओं के ऊपर पूरा गुण संधि है। दुनिया में कोई भी संधि आ जाए लगा दोगे, मुझे पता है, लगा दोगे ना, बिल्कुल लगा दोगे। अगर एक मात्रा है तो गुण संधि लगेगी, यही ट्रिक आपको लगानी है। गुण संधि के बाद आपको यड़ संधि देखना है। यड़ संधि से पहले हम आपको वृद्धि पढ़ा देते हैं, यड़ संधि बाद में अभी पढ़ाएंगे, वृद्धि पहले पढ़ लो, समझिएगा। अभी मैंने कहा आपको वृद्धि लिखनी है, ठीक है ना, यड़ बाद में लिखनी है, वृद्धि के बाद, समझ में आ जाएगा, इसलिए मजा आ रहा है। देखिए हमने अभी आपसे कहा कि डंडे के ऊपर एक मात्रा है तो गुण संधि हो जाएगी, कोई दिक्कत। अगर मैंने कहा आपसे कि अगर दो मात्राएं मैं कर दूं डंडे के ऊपर, तो एक बढ़ने का मतलब क्या है? एक की बढ़ोतरी अगर मैं कर दूं तो बढ़ने को हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं ना। तो बस इतना ही याद रखना, यही ट्रिक है। जब किसी शब्द के बीच में बड़ी एक की मात्रा यानी ये मात्रा, और जब ऐसी मात्रा बड़े औ की मात्रा, तो वो भी हमें इससे क्या मतलब? डंडे से हमें इस डंडे के ऊपर देखनी है क्या दो मात्राएं हैं। तो अगर दो मात्राएं आ रही हैं तो वृद्धि संधि होगी। तो आपको ट्रिक में क्या लिखना है? आपको ट्रिक में ये लिखना है कि इसके ऊपर दो मात्राएं होंगी, तो आपको ऐसे लिख लेना है, इस तरीके से यहाँ पर वृद्धि लिख देना, ऐसे ही बना लेना है। और गुण वाले में कैसे लिखना है? एक मात्रा है तो गुण वाले में ऐसे लिख लेना है, ठीक है ना, जैसे राकेश का के ऊपर एक मात्रा। ऐसे ही दोस्त यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि महेश्वर्य में कौन सी संधि है? तो महेश्वर्य में वृद्धि संधि है। दंत्योष्ट में कौन सी संधि है? दंत्योष्ट में वृद्धि संधि है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि डंडे के ऊपर दो मात्राएं। राजेश्वर्य में कौन सी संधि है? तो राजेश्वर्य में वृद्धि संधि है, यहाँ पर वृद्धि संधि है, यहाँ वृद्धि है। परमौषध में, अरे भाई परमौषध मैंने ऐसे लिखा, परमौषध मैंने ऐसे लिखा, तो मुझे परमौषध से मतलब नहीं है, मुझे इन मात्राओं से मतलब है। तो यहाँ पर संधि क्या हो जाएंगी? वृद्धि हो जाएंगी। मतैक्य में, महोजस्वी में, सभी में वृद्धि संधि है। समझ में आया? तो एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट भी ले लें। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो यहाँ पर क्वेश्चन हल हो जाएगा। चलिए यड़ संधि की बात कर ले। यड़ संधि में अगर जब किसी शब्द के बीच में या, बा, रा के साथ अधूरा शब्द आए तो वहां पर यड़ संधि होती है। कितनी सिंपल सी ट्रिक है। या, वा, रा, जो भी अंतःस्थ व्यंजन वर्ड होते हैं ना,
उनके ऊपर अगर कोई अधूरा वर्ड आ जाए, आधा लटका हुआ वर्ड आ जाए, जैसे अत्यावश्यक, नद्यार्पण, अन्वित, स्वागत, मात्रांध, पित्रादेश, प्रत्येक, तो हम ये कहेंगे कि इन सभी में आप देख रहे होंगे कि त्रा जो बना है ना, ये त्रा किससे बनता है? आधे ता और रा से बनता है, सभी बच्चे जानते हैं। ये वा के ऊपर, ये देखिए वा है, वा के ऊपर क्या कह रहा है? अधूरा शब्द आया, वा के ऊपर ना अधूरा आया है, या के ऊपर दा अधूरा आया है, या के ऊपर ता अधूरा आया है, ता के ऊपर रा अधूरा आया है ना, ता के ऊपर रा अधूरा आया है, या के ऊपर ता अधूरा आया। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन सभी शब्दों में अगर या वा रा के ऊपर अधूरे शब्द हैं, अधूरे वर्ण है, तो वहां पर यड़ संधि होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोजाना हिंदी का मॉक टेस्ट होता है रात के 8 बजे और पूरी तरीके से हिंदी को कंप्लीट कराया जा रहा है विद ट्रिक के साथ। सभी बहनें, सभी भाई गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करें। और लास्ट की संधि पर हम आते हैं, अयादि संधि। अयादि संधि की ट्रिक क्या कह रही है, ध्यान दीजिएगा। अयादि संधि की ट्रिक कह रही है कि जब किसी शब्द के बीच में या और वा का उच्चारण निकले तो वहां पर अयादि लगा दो। मैंने कहा दिमाग लगाओ ना, अयादि में कितने अक्षर? 3 अक्षर। और जितनी भी संधि अयादि की होंगी वो लगभग 90.99% दोस्त यहाँ पर 3 अक्षर की है। ठीक है, पवन हुआ, पावन हुआ, पावक हुआ, नयन हुआ, शयन हुआ, नायक हुआ, गायक हुआ, भवन हुआ, श्रवण हुआ। अगर कल को श्रवण भी आ जाए क्वेश्चन में, कल को श्रवण भी क्वेश्चन में आ जाए तो वहां पर भी आपको लगाना होगा। ठीक है ना। तो ये नयन, शयन, नायक, गायक, पवन, भवन, पावक, ये सभी संधियां ऐसी हैं जो 3 अक्षर की हैं और 3 अक्षर की संधि 3 अक्षर के साथ अयादि के साथ जहां पर या वा का उच्चारण निकले आपको। ठीक है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसे आते हैं तो आप संधियों से बिल्कुल फ्री हो जाइएगा। अब मैं एक बार और आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि संधि के ट्रिक में हमने क्या पढ़ा आज, कि वर्णों के मेल से संधि। संधि 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और संधि स्वर अगर पढ़ते हैं तो 5 भेद होते हैं। एक होता है दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़, अयादि। और अगर दीर्घ को पढ़ना है तो बड़े एक की मात्रा यानी बड़ी मात्रा, बड़ी मात्रा में 3 चीजें, या तो आ की मात्रा, या तो ई की मात्रा, या ऊ की मात्रा। क्यों बड़ी? बड़ी का मतलब है, ट्रिक क्या है, बड़ी, बड़ी का मतलब है, बड़ा का मतलब है दीर्घ। ठीक है, तो दीर्घ संधि में बीच वाले अक्षर को हमें देखना है। संधि को करते समय में बीच वाले अक्षर पर देखना है कि अगर बड़ी आ का मात्रा आ रहा है, बड़ा आ का मात्रा आ रहा है, बड़ी ई की मात्रा आ रहा है, या बड़ा ऊ की मात्रा है, तो वहां पर क्या हमें लगाना है? वहां पर हमें लगा देना है भैया, वहां पर हमें लगा देना है दीर्घ संधि लगा देना है। ठीक है, हम गुण संधि में देखते हैं तो मैंने कहा डंडे के ऊपर अगर एक मात्रा है तो यहाँ पर ऐसे आप लिख लीजिएगा, गुण संधि हो जाए। तो जितनी भी मात्राएं आपको दिख रही हैं वो सभी मात्राएं क्या है, वो सभी मात्राएं दोस्त यहाँ पर गुण संधि है। यड़ गुण से पहले मैंने वृद्धि को बताया आपको कि वृद्धि संधि में अगर एक मात्रा थी तो मैंने कहा गुण संधि है। अगर मैंने कहा 2 मात्राएं हैं तो वृद्धि संधि हो जाएगी, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर जितनी भी मात्राएं 2 की बात करें तो वहां पर आपको लगा देनी है वृद्धि संधि। हमने कहा यड़ संधि है, यावा रा के ऊपर कोई आधा अधूरा वर्ड लटका हुआ है तो मैंने कहा वहां पर क्या हो जाएगा, शब्दों के रूप में वहां पर हो जाएगा यड़ संधि। अगर मैंने आपसे कहा दोस्त अयादि संधि की बात करें तो अयादि संधि में 3 शब्दों की बात करें तो 3 शब्द हैं अयादि संधि के साथ, 3 वर्ड की बात, तो भाई अयादि को लॉक करेंगे। तो अब इसके बाद हम जो है टेस्ट पेपर लगा लेंगे संधि का, और रात के 8 बजे तो पूरी तरीके से ऑल चैप्टर का मॉक टेस्ट होता ही है। और साथ में मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि यहाँ पर हम विसर्ग संधि को भी पढ़ने वाले हैं, तो लवी होगा। हर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण आप अपनी एग्जाम की कॉपी में कैसे लिखेंगे ताकि आपको यह 3 नंबर में पूछा जाता है, पूरे के पूरे 3 नंबर आपको प्राप्त हो सकें। आपको किस प्रकार से अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको इसे लिखना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन कौन सी बातों को आपको इस खंड काव्य लिखते समय ध्यान में रखना है, उन सभी की चर्चा आज की इस वीडियो में होगी। बस आपसे एक अनुरोध है कि आप यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यह करना है कि जो यह खंड काव्य पूछा गया है ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, जिस प्रश्न पर पूछा गया है, क्वेश्चन जो पेपर मिलेगा आपको उसमें जिस नंबर पर यह पूछा गया है ऐसे ही डाल देना हेडिंग। प्रश्नोत्तर संख्या चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, चाहे जितना हो, ऐसे डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 12। उसमें कई हर जिले का अलग अलग खंड काव्य रहता है। किसी जिले के किसी जिले का जो खंड काव्य है वो का पर रहता है, किसी जिले का खा पर रहता है,
कहीं का ऐसे ही आगे आगे रहता है, तो इसलिए अब आपका जिस नंबर पर हो उसी को ऐसे डाल देना है। 12 का खा है या 12 का गा है, 12 का घा है, कुछ भी जो है आपको ऐसे डाल देना है। अच्छे राइटिंग में देखिए मैंने कैसे डाला, आपको ऐसे ही डालना है। जो आपके एग्जाम की कॉपी मिलेगी उसमें आपको ऐसे ही डाल देना है। और फिर आपको मतलब बता देना है कि ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण, ऐसे ही आपको हेडिंग डाल देना है कि हाँ मैं ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखूंगा। आपको ऐसे ही डाल देना अच्छे राइटिंग में। देखिए आपको यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ देनी है और यहाँ पर भी आपको एक लाइन छोड़ देनी है। फिर आपको लिखना है, फिर आपको ज्योति जवाहर खंडकाव्य के बारे में थोड़ा बता देना है कि ज्योति जवाहर खंडकाव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। आपको बता देना इसे, नेहरू जी को खंडकाव्य में युगावतार लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आपको ऐसे ही लिख देना है। फिर आपको बताना है नेहरू जी की चारित्रिक विशेषताएं निम्न हैं। देखिए मैं जैसे मैंने लिखा आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। फिर आप एक लाइन पूरी छोड़ देंगे, फिर आप एक एक हेडिंग डाल डालकर अच्छे तरीके से बताएंगे। देखिए पहले मैंने हेडिंग डाला अलौकिक पुरुष। देखिए हेडिंग डालकर आपको ऐसे ही लाइनिंग खींच देनी है और बड़े बड़े अक्षरों में आपको हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से। और आपको किसी भी जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, केवल नीले और काले पेन का प्रयोग करना है, वही बाल पेन, जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बताना है, कवि ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व में अलौकिकता का समावेश किया है तथा कहा है कि वे दिव्य तत्वों से निर्मित अलौकिक पुरुष हैं। कवि ने उनके व्यक्तित्व को राम कृष्ण के गुणों से संपन्न मानकर युगावतार का स्वरूप प्रदान किया है। ऐसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। फिर आपको देखिए एक हेडिंग मैंने डालकर इतना लिखा है, फिर आपको एक लाइन छोड़ देनी है, फिर दूसरी हेडिंग डालनी है। जैसे मैंने एक हेडिंग डालकर इतना लिखा है, फिर एक पूरी की पूरी लाइन मैंने छोड़ दी है, फिर दूसरी हेडिंग डाला है मैंने। तो इसी तरह आपको एक हेडिंग डालकर लिखकर फिर दूसरी एक लाइन छोड़कर फिर दूसरी हेडिंग आपको डालना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी। बिल्कुल सेम टू सेम आपको ऐसा ही लिखना है। फिर दूसरी हेडिंग क्या है? दूसरी हेडिंग है गांधी जी से प्रभावित। इसमें लिखना है जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी एवं शिष्य थे। उन्हें गांधी से सत्य, अहिंसा, उदारता, मानव प्रेम, करुणा का आशीर्वाद उसी प्रकार प्राप्त हुआ था जैसे राम को वशिष्ठ का शुभाशीष प्राप्त हुआ था। ऐसे आपको लिख देना है। फिर आपको आगे बताना है, उन्होंने गांधी जी के कर्म सिद्धांत से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को कर्ममय बनाया है। देखिए आपको ऐसे ही लिखना है, ज्यादा कुछ काट पीट नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है साफ साफ। और अक्षरों के बीच में दूरी आपको रखनी है। जैसे मैंने देख लीजिए यहाँ पर थोड़ी दूरी, 1 मिनट की दूरी है, फिर ऐसे आपको वहाँ पर दूरी रखनी है, अच्छे से लिखना है। क्योंकि वहाँ पर अगर आपकी एक कॉपी फुल हो जाती है तो बी कॉपी आपको मिल जाएगी, कोई उसमें दिक्कत नहीं, आपको अच्छे तरीके से लिखना है। तो बढ़ते हैं अगली। तो अगली हेडिंग हमारी है राष्ट्रीय भावों के प्रेरक। राष्ट्रीय भाव के प्रेरक आपको ऐसे हेडिंग डालनी है। फिर इसमें आपको लिखना है, जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व भारतीयों को राष्ट्रीय भावनाओं की प्रेरणा देने वाला है। उनके व्यक्तित्व में अशोक की युद्ध नीति, बुद्ध की करुणा, महावीर की अहिंसा, महाराणा प्रताप का स्वाभिमान, मैंने प्रताप खाली लिखा है, स्वाभिमान, शिवाजी की देशभक्ति और विवेकानंद के आत्मदर्शन की झलक दिखाई पड़ती है। देखिए मैंने इसमें जेल पेन का प्रयोग किया है, इसलिए यहाँ पर देखिए पीछे का थोड़ा दिख रहा है। आपको एग्जाम में जेल पेन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको अगली हेडिंग डालनी है। अगली हेडिंग डालने से पहले आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर अगली हेडिंग डालनी है और अच्छे तरीके से आपको इसे पॉइंट कर देना है और पटरी से खींच देना है लाइनें। तो इसमें बताना है, स्वाधीनता सेनानी। प्रस्तुत खंडकाव्य में कवि ने वीर जवाहर को एक उत्कृष्ट देशभक्त और अज्ञेय स्वाधीनता सेनानी के रूप में चित्रित किया है। महाराष्ट्र इस युग पुरुष को शिवाजी की तलवार के रूप में शक्ति सौंपता है, जिससे वह विदेशी शक्तियों से लोहा ले सके। और राजस्थान इस वीर सेनानी को आन पर मिटने की अदा और संघर्षों से जूझने की मस्ती प्रदान की है। आपको इसे लिख देना है, ठीक है। फिर आपको अगली हेडिंग डालनी है,
दृढ़ पुरुष, दृढ़ पुरुष आपको डालना है अगली हेडिंग, अच्छे तरीके से डाल देना है। फिर इसमें आपको बताना है नायक जवाहरलाल में कठिनाइयों में धैर्य करने की अद्भुत क्षमता है। फिर इसमें कोटेशन आपको डाल देंगे। देखिए आपको कोटेशन आता है तो आप कोटेशन का जरूर से जरूर प्रयोग करें और अच्छे कोटेशन आप याद करके अपने जो भी टॉपिक पर है उसे डाल दिया करिए। तो इसमें मैंने कोटेशन लिया है, कांटों की नोकों पर खिलना मेरे जीवन की शैली है, मेरी दिनचर्या पर्वत से लेकर जंगल तक फैली है। आपको कोटेशन को याद कर लेना है, क्योंकि जब आप कोटेशन को डालेंगे तो एग्जाम में उससे ज़्यादा प्रभावित होता है और आपको पूरे के पूरे नंबर देता है। तो आपको कोटेशन का प्रयोग करना है। तो अगली हेडिंग हमारी है, तो अगली हेडिंग आपको डालना है नीतिज्ञ एवं स्वाभिमानी। आपको हेडिंग अच्छे तरीके से डाल देना है। फिर इसमें लिखना है नेहरू जी महान राजनीतिज्ञ हैं, यह गुण उन्हें चाणक्य से प्राप्त हुआ था, जिसके सम्मुख सिकंदर जैसा विश्व विजेता भी मात खा गया था। उन्होंने राजा पारेस से स्वाभिमान का पाठ पढ़ा, जिससे सिकंदर को स्वाभिमान का पाठ सिखाया था, जिसने सिकंदर को स्वाभिमान का पाठ सिखाया था। आपको ये भी लिख देना है। फिर आपको अगली हेडिंग डालनी है। तो अगली जो हमारी हेडिंग है वो है नवराष्ट्र के निर्माता। अगली हेडिंग आपको डालनी है नवराष्ट्र के निर्माता। तो इसमें लिखना है भारत को स्वतंत्र करने के पश्चात नए राष्ट्र का निर्माण करने वालों में जवाहरलाल नेहरू का नाम अग्रणी है। आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू का नाम आगे है, ठीक है। फिर आपको लिखना है देश का सर्वाधिक उत्थान और विकास करने के लिए उन्होंने पंचवर्षीय यानी 5 ईयर जो प्लान था, पंचवर्षीय योजनाओं का आरंभ किया। आपको इसे भी लिख देना है। फिर इसमें बताना है गुट निरपेक्षता, निरस्त्रीकरण, विश्व शांति की स्थापना आदि कार्यों के परिणाम स्वरूप भारत विश्व के समक्ष प्रतिष्ठित हुआ। वे भारत को जाति पाति के बंधनों से मुक्त देखना चाहते थे। आपको ये भी डाल देना तथा सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखकर देश को निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रखना चाहते थे। आपको ऐसे लिख देना है। तो आप अच्छी तरीके से ऐसे ही अपने कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए और इसी तरह आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना। अगर आप इन सब चीज़ों को ऐसे ही लिखते हैं तो आपको 3 नंबर का पूछा जाता है, आपको पूरे के पूरे 3 नंबर प्राप्त होंगे। अपने आपके बोर्ड कॉपी में अगर आप ऐसे ही लिखते हैं तो यह 3 नंबर में आता है और आपको एग्जामिनर पूरे के पूरे 3 नंबर देगा। इसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। बस आप ऐसे ही सीक्वेंस में अच्छे तरीके से आपको लिखना है और ज़्यादा कुछ काट पीट नहीं करना है, क्योंकि आप ज़्यादा काटे पीटेंगे तो उस एग्जामिनर के मन में भाव बैठ जाता है कि नहीं ये ज़्यादा जानता वानता नहीं है और जो भी मतलब कि इधर उधर से तो नहीं लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको काटना वाटना नहीं है और अच्छे तरीके से अच्छी राइटिंग में लिखना है और हेडिंग को बड़े अक्षरों में डालना है। जो ये हेडिंग है उसे बड़े बड़े अक्षरों में डालकर ऐसे ही लाइनिंग खींच देनी है ताकि देखने में अट्रैक्टिव लगे, एग्जामिनर तुरंत उस हेडिंग पर उसकी नज़र पड़े। तो आपको इन सब रूल को फॉलो करना है और अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। तो 16 तारीख का जो आपका एग्जाम है उसमें आपको ऐसे ही लिखना है, कुछ भी अलग से नहीं लिखना है। बाकी जो मैंने बताया आपको ऐसे लिख देना है और आपको 3 में सबसे पहले हम जानेंगे कि समास किसे कहते हैं, यानी समास की परिभाषा क्या है। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जब 2 या 2 से अधिक जो शब्द होते हैं उनका जो है हम संक्षिप्तीकरण करते हैं, यानी उनका कोई छोटा रूप बना लेते हैं लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे जो है समास कहते हैं। अब यहाँ पर आप जो है उदाहरण से और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है रसोई के लिए घर, इसका जो है संक्षिप्तीकरण किया गया है और इसे हम जो है रसोई घर भी कह सकते हैं। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो के लिए जो कारक था उसे जो है यहाँ पर गायब कर दिया गया है, यानी उसका लोप हो गया है और यहाँ पर जो है छोटा रूप बन गया है रसोई घर। इसी तरह से जो है समास बनते हैं।
अब हम जानेंगे कि सामासिक शब्द क्या होता है, यानी समस्त पद किसे कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित जो शब्द होता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं, यानी उसे हम समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद जो है विभक्तियों के चिन्ह गायब हो जाते हैं, उसे ही जो है सामासिक शब्द यानी समस्त पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाथ के लिए कड़ी, उसका समस्त पद क्या बन गया है, हथकड़ी, यानी यहाँ पर जो के लिए विभक्ति थी वो गायब हो गई है। दूसरा है नील और कमल, तो यहाँ पर जो और है वो गायब कर दिया गया है, उसका लोप हो गया है और यहाँ पर जो समस्त पद बन गया है वो है नील कमल। और यहाँ पर लास्ट जो उदाहरण है वो है राजा का पुत्र, तो यहाँ पर जो का है, जो कारक है, जो विभक्ति है वो गायब कर दी गई है, उसका लोप हो गया है और उसका समस्त पद बना है राजपुत्र। इस तरह से जो है समस्त पद बनते हैं। आपको परीक्षा में भी कुछ इस तरह के शब्द दिए जा सकते हैं जहां पर आपसे उसका सही समस्त पद चुनने के लिए कहा जाएगा, तो आपने इसी तरह से जो है सही समस्त पद बनाना है। अगला हम जानेंगे समास विग्रह के बारे में। समास विग्रह किसे कहते हैं? जो सामासिक शब्द होते हैं उनके बीच के जो संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह के बाद जो है सामासिक जो शब्द होते हैं वो गायब हो जाते हैं, अर्थात जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग कर दिए जाते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। देखिए, हमने इससे पहले पढ़ा समस्त पद, वहां पर क्या था, वहां पर बहुत सारे आपको शब्द दिए गए थे, उसमें से जो है आपको कुछ शब्द गायब करके जो है छोटा रूप बनाना था, उसे कहते हैं समस्त पद। लेकिन यहाँ पर समास विग्रह कह रहे हैं, यानी विग्रह का अर्थ होता है अलग अलग करना, यानी आपको समासिक शब्द दिया जाएगा यानी समस्त पद दिया जाएगा, उसे जो है आपने अलग करना है, यानी वहां पर आपने कारक या विभक्ति कुछ भी जो है आपको जो सही वहां पर लगे वो वहां पर ऐड करनी है। जैसे यहाँ पर जो है आप देखिए माता पिता, अब इसका जो है जब हम समास विग्रह करेंगे तो हम यहाँ पर बीच में और शब्द को ऐड कर रहे हैं और हम इसका समास विग्रह कर रहे हैं माता और पिता। उसी तरह से राजपुत्र, राजपुत्र क्या है, एक समस्त पद है और जब हम इसे अलग अलग करेंगे यानी जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो वो बनेगा राजा का पुत्र, यानी यहाँ पर का जो विभक्ति है वो हमने ऐड की है तो इसका समास विग्रह हो गया है। अब हम जानेंगे समास के भेदों के बारे में कि समास के कितने भेद हैं। समास के मुख्यतः जो है 6 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये जो 6 हैं वो मुख्यतः समास के भेद माने गए हैं। अब हम संक्षिप्त रूप में जो है इन 6 समास के बारे में जानेंगे ताकि आप अपनी समासों को अच्छे से पहचान सकें कि कौन सा समास है और आपको किस तरह से जो है उसका समस्त पद बनाना है या उसका समास विग्रह करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास को आप कैसे पहचानेंगे? इस समास में जो है पूर्व जो पद होता है वो प्रधान होता है, यानी जो पद होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद यानी पहला पद, उत्तर पद कहा जाता है दूसरे पद को। तो इस समास में यानी जो अव्ययी भाव समास है उसमें जो है पहला जो पद होगा, जो पूर्व पद होगा वो प्रधान होगा और वह जो है अव्यय होगा। अव्यय कौन होता है? जो किसी भी रूप में बदलता नहीं है, यानी लिंग वचन कारक इस पर जो है किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो नहीं बदलता है, उसे जो है अव्ययी भाव समास कहते हैं। वो हमेशा एक जैसा रहता है। इसमें जो है पहला पद उपसर्ग होगा। अब आप यहाँ से भी जो है अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं कि जिसमें जो है पहला पद उपसर्ग होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। अब उपसर्ग कौन कौन? आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो उपसर्ग कहे जाते हैं। यहाँ से जो है आप अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं। हम कुछ उदाहरणों से जो है अव्ययी भाव समास को समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो है अव्ययी भाव समास की अच्छे से पहचान हो सके। यहाँ पर उदाहरण में देखिए यथाशक्ति। यथाशक्ति में जो देखिए सबसे पहले यथा है। यथा क्या है? एक उपसर्ग है, तो यहाँ से भी आप अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं। तो इसका जो है जब हमने विग्रह किया तो ये बना शक्ति के अनुसार। दूसरा देखिए प्रतिदिन। प्रतिदिन में जो प्रति है वो क्या है? एक उपसर्ग है, यहाँ से अव्ययी भाव समास की पहचान हो सकती है। और यहाँ पर जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या बनता है? प्रतिदिन। इसी तरह से देखिए और उदाहरण है रातों रात, रात ही रात में। आमरण, आमरण अर्थात मृत्यु तक। निर्भय अर्थात बिना भय के, अनुभय के। अनुकूल, इसका भी अर्थ हुआ जब हमने इसका विग्रह किया मन के अनुसार।
बेशक का जब हमने विग्रह किया उसका बना शक के बिना। इस तरह से जो है अव्ययी भाव समास को आप पहचान सकते हैं और उसका विग्रह आपने किस तरह से करना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उदाहरण है उसमें यथा, प्रति, आ, नी, अनु, बे, इस तरह के जो ये पहले जो पद हैं वो क्या है, वो आपके उपसर्ग हैं। यहाँ से आप अव्ययी भाव समास की पहचान कर सकते हैं। अगला जो हमारा समास है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को आप कैसे पहचानेंगे? तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है। अब इससे पहले आपने अव्ययी भाव समास जाना। अव्ययी भाव समास में क्या था? पूर्व पद प्रधान था। लेकिन तत्पुरुष समास में क्या है? उत्तर पद प्रधान है और जो पूर्व पद होता है वो गौण होता है, उसे जो है तत्पुरुष समास कहते हैं। यह कारक से जुड़ा समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उस तत्पुरुष समास कहते हैं। अब यहाँ पर जो है समास विग्रह जब होता है तो वहां पर कारक का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास में, और जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो जो कारक है उसका लोप हो जाता है। ये तत्पुरुष समास में आपने ध्यान में रखना है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है, यानी जो प्रथम पद है वो विशेषण होता है और जो दूसरा पद होता है वो विशेष्य होता है। और द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद के विशेष्य होने के कारण इस समास में उसकी प्रधानता रहती है, यानी जो दूसरा पद है उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए उसकी प्रधानता इस समास में रहती है। यानी पहले ही हमने कहा है जो ये तत्पुरुष समास है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, यानी जो बाद वाला पद होगा वो प्रधान होगा। अब हम उदाहरण से इसे और अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ उदाहरण देखिए, धर्म का ग्रंथ, यानी जब हमने इसका समस्त पद बनाया तो बना धर्म ग्रंथ, यानी यहाँ पर प्रधान क्या है? ग्रंथ है। उसकी विशेषता बताई जा रही है कि जो ग्रंथ है वो धर्म पर आधारित है। दूसरा उदाहरण देखिए, राजा का कुमार, और जब हमने इसका समस्त पद बनाया तो यहाँ पर का यानी जो विभक्ति है, जो कारक है, उसका लोप हो गया है और उसका जो समस्त पद बना है वो बना है राजकुमार। तीसरा उदाहरण देखिए, तुलसीदास द्वारा कृत, यहाँ पर द्वारा जो है उसका लोप हो गया है जब हमने इसका समस्त पद बनाया, यानी इसका जो समस्त पद है वो बना तुलसीदास कृत। इस तरह से जो है आप तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं और आपने ये जाना कि आपको उसका समस्त पद कैसे बनाना है और जब आप उसका विग्रह करेंगे तो किस तरह से आप उसका विग्रह करेंगे, यानी इसमें आपने कारक का प्रयोग करना है जब आप विग्रह करेंगे। अब हम जानेंगे कर्मधारय समास के बारे में कि कर्मधारय समास को आप कैसे पहचानेंगे। जो कर्मधारय समास है उसका जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है। अब जो कर्मधारय समास है और तत्पुरुष समास है उसमें दोनों में जो है उत्तर पद है वो प्रधान होता है, लेकिन कर्मधारय समास में उत्तर पद का क्या है? उसमें जो है पद है वो प्रधान होता है। लेकिन कर्मधारय समास में उत्तर पद का क्या है? उसमें जो है लिंग वचन भी समान होते हैं। जो कर्मधारय समास है उसके लिंग और वचन जो है वो भी समान रहते हैं, और जो समास में विशेष्य, विशेषण और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी जो भी समास ये विशेषण और विशेष्य और उपमेय और उपमान से मिलकर बनते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब अच्छे से समझने के लिए देखिए कि जो कर्मधारय समास में जो है व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है, यानी आपने ये यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो कर्मधारय समास है उसमें व्यक्ति, वस्तु आदि का विशेषता जो है उसको बतलाया जाता है। और कर्मधारय समास के विग्रह में हमेशा ही है जो या के समान है जो या रूपी जो शब्द होते हैं उसका प्रयोग होता है। यानी जब भी आप कर्मधारय समास का विग्रह करें तो वहां पर जो है हमेशा ही है जो, के समान है जो या रूपी शब्द का प्रयोग करना है। और अगर आपको समस्त पद बनाना है तो जो आपको दिया गया है, जो शब्द दिए गए हैं, समास विग्रह दिया गया है, उसमें है जो, के समान है जो या रूपी जैसे शब्दों का अगर प्रयोग किया गया है तो वो कर्मधारय समास है। तो आपको उदाहरण से आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो उदाहरण देखिए, चंद्रमुख, तो यहाँ पर जब हमने विग्रह किया तो क्या बना? चंद्रमा के समान मुख वाला। यहाँ पर देखिए विशेषता बताई गई है, किसकी? मुख की विशेषता बताई गई। जो उत्तर पद है उसकी विशेषता बता रहे हैं किसकी तरह है वो मुख? चंद्रमा की तरह है। अब दूसरा देखिए, दही बड़ा, यानी दही में डूबा बड़ा। यहाँ पर विशेषता क्या है? जो बड़ा है वो दही में डूबा हुआ है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है। तीसरा उदाहरण देखिए, गुरुदेव। गुरुदेव का जब हमने समस्त पद से विग्रह किया तो वो बना गुरु रूपी देव, यानी यहाँ पर देखिए रूपी शब्द का प्रयोग किया गया है जब इसका विग्रह किया गया है। चौथा देखिए, चरण कमल,
यहाँ पर जब हमने विग्रह किया तो बना कमल के समान चरण। यहाँ देखिए पांचवा दिया है नील गगन, नीला है जो गगन। यहाँ पर भी विशेषता बताई जा रही है और है जो जैसे जो शब्द हैं वो प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी तरह से जो है आप कर्मधारय समास की पहचान कर सकते हैं और उसका विग्रह किस तरह से करना है ये भी आपको ज्ञात हो गया होगा। अब हम जानेंगे द्विगु समास के बारे में कि द्विगु समास किसे कहते हैं और आप कैसे उसे पहचान सकते हैं। द्विगु समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो उसका पूर्व पद होगा यानी जो उसका पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा। कभी कभी जो उत्तर पद है वो भी संख्यावाचक होता हुआ ऐसा देखा जा सकता है, यानी जहां पर भी संख्या का प्रयोग किया गया होगा वहां पर आप झट से पहचान सकते हैं कि वो द्विगु समास ही होगा। इस समास में जो प्रयुक्त संख्या होगी वो किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। यानी यहाँ पर जो संख्या है वो अर्थ के बारे में नहीं होगी, वो समूह को दर्शाने वाली होगी। ये आपने ध्यान में रखना है। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, इससे समूह और समाहार का बोध होता है, इसे द्विगु समास कहते हैं। यानी द्विगु समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि वहां पर संख्या का प्रयोग किया गया होगा। वो पूर्व पद में भी हो सकता है और उत्तर पद में भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप इसे कुछ उदाहरणों से पहचान सकते हैं। उदाहरण देखिए, नवग्रह। नवग्रह में देखिए नव यानी नौ, नौ जो पहला पूर्व पद है वो 9 संख्या को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर आप झट से पहचान सकते हैं कि ये द्विगु समास है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो किस तरह से करेंगे, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। उसी तरह से दोपहर यानी 2 पहरों का समूह। त्रिवेणी यानी 3 वेणियों का समूह यानी 3 नदियों का समूह। पंचतंत्र, पंचतंत्र पंच यानी 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, त्रि यानी 3 लोकों का समाहार। इस तरह से जो है आप द्विगु समास का विग्रह के लिए द्विगु समास में संख्या का ध्यान रखना है। अगला जो हमारा समास है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को आप किस तरह से पहचानेंगे, इस समास में जो है दोनों जो पद होते हैं वो दोनों ही प्रधान होते हैं। किसी भी पद को गौण नहीं कहा जा सकता है, यानी जो दोनों पद इसमें दिए गए होंगे वो दोनों ही प्रधान होंगे। ये दोनों पद जो है एक दूसरे पद के विलोम होते हैं। ये हमेशा होता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि परस्पर जो है ये देखा गया है। सामान्यतः ये होता है कि द्वंद्व समास में जो पद होते हैं, जो 2 पद होते हैं वो एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। इसका जो विग्रह होता है उसको करने पर और, अथवा, या, एवं इस तरह का प्रयोग होता है, उसे जो है द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में जो है योजक चिन्ह या फिर या का प्रयोग होता है। इसमें या का बोध होता है या उसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा वहां पर आप समझ जाइए कि वहां द्वंद्व समास है, और जहां पर दोनों पद ही प्रधान होंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। उदाहरण से आप और अच्छे से समझ पाएंगे। उदाहरण देखिए, जलवायु यानी जल और वायु। अपना पराया, अपना या पराया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। यहाँ पर देखिए जो भी आपको दिए गए हैं वो या तो एक दूसरे के विलोम है या फिर ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप जो है जब विग्रह करेंगे तो या और का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर जो है द्वंद्व समास होगा। ये आपने अच्छे से जान लेना है। अब अगला जो हमारा समास है वो है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को आप कैसे पहचानेंगे, जो बहुव्रीहि समास होता है उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ये आपने ध्यान रखना है कि जो बहुव्रीहि समास है उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। जो 2 पद दिए जाते हैं वो मिलकर जो है और वो जो तीसरा पद है वो प्रधान होता है। इसका जब हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह करने वाला है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि यहाँ पर आते हैं, वो जो है बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब आपने यहाँ पर केवल इतना ध्यान में रखना है कि जो बहुव्रीहि समास है उसमें कोई भी पद जो है वो प्रधान नहीं होता है। वो जो 2 पद दिए जाते हैं वो किसी तीसरे पद को बनाते हैं। ये जो है अब उदाहरण से और अच्छे से समझ पाएंगे। उदाहरण देखिए, गजानन। यहाँ पर देखिए आपको 2 जो दिए गए हैं पद वो है गज और अनन। और यहाँ पर देखिए जब हम विग्रह कर रहे हैं तो वो लिख रहे हैं गज का आनन है जिसका। अब गज का आनन है जिसका, आनन जो है वो मुख को कहा जाता है, गज कहा जाता है हाथी को। अब यहाँ पर देखिए गज और आनन
गज यानी हाथी और आनन यानी मुख। ये जो दो पद आपको दिए गए हैं वो दोनों ही प्रधान नहीं है। अब ये तीसरा जो शब्द क्या बना रहे हैं, गज का आनन है जिसका, यानी किसके बारे में बता रहे हैं, गणेश के बारे में, जो गणेश भगवान है उनके बारे में बता रहे हैं, और वो जो है प्रधान है। अब यहाँ पर देखिए वो क्या है, तीसरे शब्द को बना रहे हैं। यहाँ पर आप बहुव्रीहि समास को पहचान सकते हैं, यानी जो दो शब्द दिए गए होंगे वो किसी तीसरे शब्द को ही दर्शा रहे होंगे। यहाँ पर उदाहरण और देखिए, त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, ये किसे दर्शा रहा है, शिव भगवान को। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अब नीला कंठ किसका होता है, भगवान शिव का होता है, यानी नीलकंठ जो नीला गला किसे हैं, दो जो ये पद हैं वो प्रधान नहीं है, वो किसी तीसरे शब्द को बता रहे हैं, यानी शिव के बारे में जो है वो संकेत कर रहे हैं, वो प्रधान है। तो इस तरह से आप बहुव्रीहि समास को पहचान सकते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी उदर कहते हैं पेट को, लंबा है उदर जिसका, यानी ये भी गणेश भगवान के बारे में कह रहे हैं। दशानन, दश है आनन जिसके, दशानन 10 यानी 10 और आनन यानी मुख, 10 मुख किसके हैं, रावण के हैं। तो यहाँ पर देखिए जो शब्द दिया है वो अपने आप का अर्थ ना बताकर जो है किसी तीसरे शब्द को बना रहा है और उसे ही जो है प्रधान माना जाता है, यानी उसको अलग से जो है दर्शा रहा है। ये जो है बहुव्रीहि समास की विशेषता है, ये आपने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ तक जो है आप समास के बारे में संक्षिप्त रूप में जान गए हैं और समास के भेदों के बारे में संक्षिप्त रूप में जान गए हैं कि किस तरह से आप समास को पहचान सकते हैं और किस तरह से आप उसका समासपद या समास विग्रह कर सकते हैं। तो अब हम जो है समास और उस पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में, प्रश्न है वो है महावीर शब्द में कौन सा समास है, और आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर देखिए जब आप महावीर शब्द का विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, महान है जो वीर, यानी यहाँ पर जो दो पद दिए गए हैं वो दोनों ही जो है वो प्रधान नहीं है, वो किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। और जहां पर कोई भी पद प्रधान ना हो और कोई तीसरे पद की ओर संकेत हो, वो तीसरा पद जो है वो प्रधान हो, तो वो कौन सा समास होता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। तो यानी जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है वनगमन समस्त पद का विग्रह होगा, यानी यहाँ पर जो वनगमन है वो एक समस्त पद है और उसका विग्रह कौन सा होगा वो आपने ऑप्शंस में से चूज करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, वन का गमन, वन से गमन, वन को गमन, वन और गमन। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो है हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी वन को गमन, उसे कहते हैं वन गमन, कहते हैं वन गमन। यानी जब हम समस्त पद वन गमन का विग्रह करेंगे तो उसका सही उत्तर होगा वन को गमन। प्रश्न नंबर 3 है पीत है जो अंबर का समस्त पद है। यहाँ पर आपको समास विग्रह दिया गया है, पीत है जो अंबर, हमने उसका सही समस्त पद चूज करना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, पीतांबर, 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 पीला अंबर। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा पीतांबर, यानी जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर होगा। हमारा चौथा प्रश्न है गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको गुरु दक्षिणा समस्त पद दिया गया है, उसका आपने सही समास विग्रह चूज करना है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गुरु से दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु का दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु की दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास। अब ये तो यहाँ पर आपको क्लियर है कि ये तत्पुरुष समास ही है, लेकिन आपने सही जो है समास विग्रह चूज करना है कि तत्पुरुष समास में कौन सा विग्रह होता है। अब जो तत्पुरुष समास होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है और वो कारक से जुड़ा होता है, कारक से सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन उत्तर पद जो है प्रधान होता है, दूसरा जो पद होता है वो प्रधान होता है, यानी यहाँ पर दक्षिणा जो पद है वो प्रधान होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा चौथा ऑप्शन है गुरु के लिए दक्षिणा, यानी जो दक्षिणा होती है वो किसके लिए होती है, गुरु के लिए होती है, गुरु की नहीं होती है, गुरु का नहीं होती है, गुरु से दक्षिणा नहीं ली जाती है, यानी वो जो दक्षिणा है वो गुरु के लिए होती है। तो यहाँ पर जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 है दिनचर्या समस्त पद का विग्रह है, यानी दिनचर्या जो है वो क्या है, समस्त पद है और उसका सही विग्रह हमने चूज करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, दिन की चर्या, दिन में आराम, दिन में चलना। दिनचर्या जो होता है वो होता है दिन भर का काम जो होता है।
तो दिनचर्या का जो सही उत्तर है, जो सही विग्रह है, वो है दिन की चर्या, यानी जो हमारा पहला ऑप्शन है दिन की चर्या, वो हमारा सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 6 है, चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? चतुर्भुज जो शब्द है उसमें कौन सा समास है, ये आपने चूज करना है। आपको 4 ऑप्शन है, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर जो चतुर्भुज है, जब हम उसका विग्रह करते हैं तो बनता है 4 है भुजाएं जिसकी। अब 4 है भुजाएं जिसकी, यानी यहाँ पर जो 2 आपको पद दिए गए हैं उनमें से कोई भी प्रधान नहीं है, वो तीसरा शब्द बना रहे हैं, तीसरे पद की ओर जो है वो आपका संकेत कर रहे हैं। तो 4 है भुजाएं जिसकी किसे कहा जाता है? विष्णु भगवान को कहा जाता है। और जहां पर जो है तीसरा पद प्रधान हो जाता है वो क्या होता है? बहुव्रीहि समास में। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, वो हमारा सही उत्तर है, यानी चतुर्भुज जो शब्द है उसका समास होगा बहुव्रीहि समास। प्रश्न नंबर 7 है, गजानन समस्त पद का विग्रह होगा। गजानन जो पद है वो क्या है? समस्त पद है। अब उसका विग्रह क्या होगा, ये हमने चूज करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गज का आनन, गज से मिलता मुख, गज के समान मुख जिसका, गज और आनन। गजानन, गजानन क्या है? किसी तीसरे शब्द की ओर जो है इशारा कर रहा है, यानी गज के समान मुख है जिसका, यानी वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं गणेश भगवान को। तो गजानन गज के समान मुख है जिसका, यानी जो हमारा तीसरा ऑप्शन है गज के समान मुख।